नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र सुपौल से डिबेट शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं क्या है सुपौल का सियासी गणित। सुपौल कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। ये जिला सांस्कृतिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, नेपाल से सटे होने की वजह से सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए सुपौल लोकसभा क्षेत्र की गिनती बिहार के हाई प्रोफाइल सीट में होती है। सुपौल लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें निर्मली, पीपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर और सिंहेश्वर है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में कुल अगर वोट की बात की जाए तो 19,22,045 वोट हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 9,94,276 है, तो वहीं सुपौल लोकसभा क्षेत्र में महिला वोटरों की संख्या 9,27,728 है। जातीय वोटों के गुणा गणित पर नजर डालने पर जो 3 बड़े वोट बैंक सामने आते हैं वो हैं यादव और मुस्लिम, जिनकी आबादी 5,30,000 है। केवट और धानुक जाति की बात की जाए तो इनकी संख्या 3,75,000 है, जबकि सवर्ण 1,55,000। 2008 में परिसीमन के बाद यहाँ पर 3 चुनाव अब तक हुए। 2009 में जेडीयू के विश्व मोहन कुमार सांसद यहाँ से बने, जबकि 2014 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस के टिकट पर रंजीत रंजन यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन 2019 में जेडीयू के दिलेश्वर कामत ने बहुत बड़े अंतर से रंजीत रंजन को हराकर 2014 की हार का बदला ले लिया। 2024 में सुपौल सीट पर सीधा मुकाबला जेडीयू के सीटिंग सांसद दिलेश्वर कामत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच है। हर साल कोसी का कहर झेलने वाले इस इलाके में बाढ़ और रोजगार के लिए पलायन सबसे बड़ी समस्या है। 2024 में सुपौल की जनता एक बार फिर जेडीयू के दिलेश्वर कामत पर ही भरोसा जताती है या आरजेडी के चंद्रहास चौपाल को मौका देती है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मस्जिद का सहारा लेते हैं, राम मंदिर का सहारा लेते हैं। शिक्षा की बात होनी चाहिए, मुद्दा की बात होनी चाहिए। देश में 2 संविधान कैसे चल रहा है? सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। शिक्षा और रोजगार की बात करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या किया? पिछड़ा और गरीब बनाया किसने? जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे, पुनः देश में भगवा झंडा लहराएंगे। सुपौल से डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। जेडीयू से ओम प्रकाश यादव हैं जो दिलेश्वर कामत का पक्ष रखेंगे। आपको देखिए इनके ठीक बगल में जो है आरजेडी से अजय कुमार अजनबी हैं जो चंद्रहास चौपाल का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से राघवेंद्र झा हैं जो दिलेश्वर कामत का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस से विमल यादव हैं जो चंद्रहास चौपाल का पक्ष रखेंगे। तो अब पहला सवाल हमारा होगा जेडीयू से ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, जनता आपको क्यों चुने? 5 साल मौका दिया था, 5 साल में आपने क्या किया और आने वाले 5 साल में क्या करेंगे कि जनता आपको चुने? 5 साल में सुपौल लोकसभा के अंदर में कोसी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है सुपौल में, बकौर से भेजा के लिए। सुपौल लोकसभा में मेडिकल कॉलेज एक बन के चालू है और दूसरा का घोषणा हो गया, शिलान्यास भी हो चुका है। यहाँ 3 आरओबी रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है जो कि लगभग पूर्ण की स्थिति में है। सुपौल के 5 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 5-5 हॉस्पिटल बनकर रेडी है और काम चालू हो चुका है। सुपौल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, महिला आईटीआई, ये सब टोटल रेडी है यहाँ बन के। देखिए आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जनता तैयार है, 400 पार करेगी और यहाँ 4 लाख का मार्जिन होगा। आपने ऐसा क्या किया है कि जनता आपको चुने? जहाँ 14,000 पर कैपिटा इनकम है, जबकि आपको पटना का जो है 50,000 है और भारत का 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम है। और जब तेजस्वी यादव आए तो पर कैपिटा इनकम बढ़ करके सुपौल जिला का
15,500 हो गया। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने और उनको चाहने वाले जितने भी बिहार के करोड़ों बिहारवासी हैं, जो खुली आंखों से अपना सपना देख रहे थे, आज वो सपना जो है सो लालू यादव का भी सपना और गरीब लोगों का सपना चरितार्थ हुआ है, सरजमीन पर उतरा है, सबों का विकास हो रहा है। लालू यादव ने दबे कुचले लोगों का विकास किया और उनके बेटे ने जो है लोगों को रोजगार दिया और उनका जो विजन है उसको पूरा करने की कोशिश की। बीजेपी जो एनडीए में शामिल है और प्रधानमंत्री 400 पार कराने की बात कर रहे हैं और यहाँ से जो आपके सहयोगी हैं जेडीयू के दिलेश्वर कामत, उनको जिताने की चुनौती है। ये चुनौती कितनी मुश्किल है? चुनौती बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सीन। और ये अभी हमारे भाई अजनबी जी कह रहे थे कि मतलब लालू यादव आए उनके 90 से आने के बाद, इनसे ये पूछिए कि 90 में ये किनको हरा के आए। ये कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ इन लोगों ने नारा दिया, आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ सिद्धांत नाम की कोई राजनीति नहीं है। लालू जी सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। और आप बता दीजिए कि जिस वक्त वो चारा घोटाले में जायज या नाजायज फंसे, इनका कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग मानते हैं, पूरा देश मानती है, कोर्ट मानता है कि लालू यादव चारा घोटाला के मुख्य अभियुक्त हैं, तो वो जेल गए तो उनको अपने दल में कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता है। आज भी वो अपना प्रतिनिधित्व, अपना उत्तराधिकारी अपने बेटा को बनाते हैं। तो यहाँ बीजेपी में और बीजेपी शासित या बीजेपी का जो एनडीए है, जदयू है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जदयू का अगर बनेगा तो ये किसी को पता नहीं है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा किसी को नहीं पता है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। अगर जदयू आरजेडी की बात करें तो लालू जी या उनके परिवार का कोई सदस्य होगा। हम उस दल के लोग नहीं हैं जो किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तय नागपुर से किया आता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पता नहीं है कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, जो नागपुर तय करेगा वही होगा। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। हाल के वर्षों में आपने देखा सीताराम केसरी जी नेहरू परिवार से अलग थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं पूछना चाहूंगा जनता से भी, एक भी उदाहरण कोई बता दे कि चुन के कोई भाजपा का पदाधिकारी ब्लॉक से लेके जिला से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने हो चुनाव से। तो आज चुनाव के समय में जब भी वो आते हैं तो मस्जिद का सहारा लेते हैं, राम मंदिर का सहारा लेते हैं, लेकिन लोकसभा में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर तय हुआ। जनता की बात आते हैं तो कहते हैं कि हमने ये बनाया। तो राम तो यहाँ के अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल था। 500 साल से जो है रामचंद्र जी पड़े हुए थे। सबों को पता है कि मस्जिद, राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो वो हमारी लड़ाई अलग चल रही थी, वो लड़ाई अलग है। काम तो हम इतना किए हैं कि एक गरीब आदमी को सुपौल में महादलित टोला में रहने वाले को भी 5 लाख रुपया स्वास्थ्य का बीमा कराते हैं हम लोग। और सड़क भी है, आज ये इतना पुल है। आप सवाल है कि आप चश्मा लगा लीजिएगा काला तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। डबल इंजन की सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है बिहार में। डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नीतीश कुमार जी जो भी वादा किए थे उस वादा में विफल रहे हैं, पूर्णतः विफल रहे हैं। आपको यहाँ बिहार में जो बड़ी बड़ी परियोजना आनी चाहिए, जिस तरह का जिस लेवल पर बिहार में बेरोजगारी है, गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, तिल तिल के मरने के लिए बिहार वासी को क्यों छोड़ दिए हैं? बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए। पलायन का दंश है और लोग बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए मरते हैं। और जिस तरीके से आपने उपलब्धियां गिनाई, तो ना केंद्र की सरकार ने कुछ किया है बिहार के लिए, ना नीतीश कुमार 17 साल से है वो कुछ किए हैं। देखिए, रोजगार के लिए पलायन आज नहीं सब दिन से होता रहा है। जो शिक्षित लोग हैं वो कहीं और जाके काम करते हैं। बिहार के लोग पंजाब जाते हैं और पंजाब का लोग कनाडा में रोजगार खोजने के लिए जाते हैं। उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये देश का एक भाग है और उसमें सबको अधिकार है, जहां भी रोजगार मिलेगा वो काम कर सकता है। रही सवाल उद्योग की बात, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है नीतीश कुमार के सरकार में, वो अब रुकने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, अभी काम कर रही है। जो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, पहले परिवारवाद से बाहर निकले, पहले परिवारवाद से बाहर निकले, उसके बाद शिक्षा और रोजगार की बात करें। आज हम भी बोलेंगे कुछ। हमारे आरजेडी के जो यहाँ प्रवक्ता साहब हैं बोल रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, तो अति पिछड़ा है। ये 15 साल से पहले इसको अति पिछड़ा और गरीब बनाया किसने? 90 से सारा इंडस्ट्रीज बंद हो गया, किसने किया 15 साल? आप उसका जवाब दीजिए ना। आपने ही सारा इंडस्ट्रीज बंद किया, सारे लोगों को खत्म किया, सबको गरीब को गरीब और बनाया, अमीर को खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि बिहार अति पिछड़ा है, बिहार गरीब है। आपने गरीब बनाया। आप पहले अपने आप से पूछिए कि किसने बिहार को गरीब बनाया, उसके बाद बोलिएगा।
2005 से पहले का बिहार कैसा था, यहाँ से सबसे पूछिए। ये रोड पर देखिए, लड़कियां पहले नहीं निकलती थी। अब 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार का सरकार बना है, पूरे जनता एकदम 12 बजे रात में भी लड़की घूमती है साइकिल से। जो राम 500 बरस तक गुलामी के जंजीर में था, आज वो उसका भव्य मंदिर बन गया है। और लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे, पुनः देश में भगवा झंडा लहराएंगे। सामाजिक न्याय और समाजवाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की जो अवधारणा रही है, आदरणीय लालू यादव जी जो किए हैं, 1990 का जो दौर था उससे निकालने का काम, जो बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोग थे जो बोल नहीं सकते थे, ऑफिस दफ्तर में नजर से नजर मिला करके काम करवाना तो दूर की बात, ऑफिस दफ्तर में घुस नहीं सकते थे, उनको आवाज दिए। आपको लोजपा का परिवारवाद नहीं दिखता? आपको जो है जीतन राम मांझी की पार्टी का परिवारवाद नहीं दिखता? नहीं दिखता है। बोले देखिए, बिल्कुल दिखता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप तुलना करेंगे ना, जब आप लोजपा की बात कर रहे हैं तो लोजपा का कुनबा छोटा है, जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं तो उनका कुनबा छोटा है। ठीक है, वो अपना एक परिवार के अपने बेटा को एक टिकट दिए, और ऐसा नहीं है कि अपने बेटी को दे दिए, अपने इसको दे दिए। ये इन लोगों को मिर्ची इसीलिए लगी हुई है कि ये लोग जिस परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवारवादी पार्टी और परिवारवाद का जो डिफिनेशन है वो ये है कि आप एक परिवार के कंट्रोल में पूरा पार्टी है। हम ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जितना भी निर्माण कार्य हुआ है उसमें हमको ऐसे झुकना पड़ता है, और लालू यादव के निर्माण में सीना तान के चलना पड़ता है, सीना तान के चलना पड़ता है। इसलिए लालू यादव जब तक यहाँ रहेंगे तब तक विकास में इस तरह की दुश्वारियां, जो मौतें हो रही है, पुला बनने से पहले मौत और पुला बनने के बाद का मौत। यहाँ एक आदमी अगर कमीशन की बात करेगा तो उसको दूसरे दिन जेल जाना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देना चाहता हूँ। कोई कमीशन यहाँ छोटा इस डिबेट में तो कांग्रेस से कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जिला यहाँ की जो कमेटी है, क्योंकि पहले से यहाँ से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ते थे, लेकिन क्या मजबूरी आ गई और क्यों उनको सरेंडर करना पड़ा कि आरजेडी के ऐसे चेहरा को लाया जिसको लगता है कि 7 जून तक चुनाव होते होते लोग पहचाने भी नहीं और चुनाव यहाँ संपन्न हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत की लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसमें से पूरे इंडिया में 6 ही सांसद हैं जिनकी 100% उपस्थिति है, जिसमें एक दिलेश्वर कामत है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जनता काम करने के लिए संसद में बोलने के लिए चुन के भेजती है, क्षेत्र में घूमेंगे तो संसद में क्या बोलेंगे, इसलिए हमारा सांसद अभिमान है। सबसे बड़ा हमारा अभिमान हमारा सांसद है। हमारे सांसद दिलेश्वर का कोरोना टाइम में इतना मेहनत किया जो हम लोग उनका गवाह है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बस एक नारा है सर कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और हम लोग उसके लिए पूरे साथ हैं। यहाँ से दिलेश्वर कामत को 4 लाख से कोई नहीं जीता। हम लोगों के नेता आदरणीय लालू यादव जी यहाँ सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के बेटा को टिकट देने का काम किए हैं। इस बार यहाँ से आदरणीय चंद्रहास सपाल जी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीत कर जा रहे हैं। कभी भी क्षेत्र में उपस्थिति नहीं रही है दिलेश्वर कामत जी का, लोग नाराज है और बेतहाता वोट से रिकॉर्ड वोट से चंद्रहास सपाल जी जीत कर जा रहे हैं। बहुत वोट से यदि कोई भी सीट गारंटी है वो सुपौल का सीट गारंटी है, तो आरजेडी के पक्ष में जाएगा। कई लोगों ने कहा है सुपौल में ईमानदारी के काम चल रहा है। हम दावे के साथ कहते हैं कोई ऐसा कार्यशाला नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रही है, चाहे अंचल की बात हो, प्रखंड की बात हो, थाना की बात है, यहाँ तक कि कोई अगर पीड़ित आवेदन देता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है बिना घूस का। भ्रष्टाचार की गंगोत्री सुपौल में बढ़ रही है और सुपौल में सत्ता ही सत्ता तो नहीं चलेगा। इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो अभी वर्तमान में है वो परिवर्तित होगा और चंद्रहास चौपाल जी यहाँ जीतने का काम करेंगे। एक समय ये था बिहार में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था कि मुझे किस लाइन लौटा दो, जब अपहरण उद्योग चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, लूट और डकैती चल रहा था, महिला समय पर घर से नहीं निकल रही थी, वो भी समय लोगों को याद है। जब चारा घोटाला हुआ था, लूट हुआ था, वो भी समय। देखिए सुपौल के ही
कार्यालय में 2 पदाधिकारी जेल गया है घूस में। यहाँ वर्तमान में गया है जो गया, इससे पहले जो था यहाँ घूस नहीं चलता है, एक टेबल पर घूस चलता है। और यहाँ जो है इस बार आरजेडी के कैंडिडेट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दिलेश्वर कामत जी कितना काम किया है बताइए, नाम नहीं जानता है उसका। पार्लियामेंट में आज तक नाम नहीं उठाया जाएगा, क्वेश्चन नहीं किया है, एक भी विकास के नाम पर कोई क्वेश्चन किया है? कोई नहीं हो रहा अभी तक। तो यहाँ से दिल्ली के लिए, पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन तक नहीं चला सके, और विकास की बात करते हैं। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? अभी भाजपा समर्थक साथी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। जब गठबंधन होता है तो सरेंडर जैसी क्या बात है। राष्ट्रीय जनता दल का एक उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार है, मेरा 9 में से 9 उम्मीदवार महागठबंधन का उम्मीदवार है। राजनीति में सरेंडर जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक विकास की मामला है, भ्रष्टाचार की मामला है, अब अभी हमारे साथी ओम प्रकाश वो बोले जो बिना घूस का जो है सो घूस देने, यदि बार क्या कहता है वो घूस लेने वाले 1000 बार दोहराएंगे तब नहीं हमको पैसा देगा। आज विकास क्या होता है, पुल का जहां तक सवाल होता है, नीतीश जी के राज में पुल शुरू होता है तब गिर जाता है, जब बनने लगता है तब गिर जाता है, जब फिर बन के तैयार हो जाता है तब गिर जाता है। यहाँ प्रशासन सब उसमें पीसी खाता है। तो मान लीजिए कब विकास होगा? विकास क्या हुआ है? बैजनाथपुर का, सहरसा का बैजनाथपुर फैक्ट्री से है। हम एक चीज कांग्रेस के एक जो अभी तक राजधानी ट्रेन जो है, एक जो दिल्ली के लिए अभी ट्रेन नहीं दिया गया है, न राजधानी अभी पटना के लिए चलता वो भी ट्रेन नहीं मिला है। क्या विकास हुआ है कांग्रेस के? आप बच्चे को समझना चाहते थे पूर्णिया में पप्पू यादव का क्या हाल कर दिया है? पप्पू यादव किस पार्टी में है? वो क्यों सरेंडर किया पूर्णिया में? पूर्णिया में पप्पू यादव 99% पप्पू यादव को बलि का बकरा क्यों बना? कुछ नहीं बोल रहे। मोदी की गारंटी है सर, इस राज्य में मोदी की 100% गारंटी है और यही गारंटी चलेगा। यही गारंटी है प्रधानमंत्री का। ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री जी और सर्टिफिकेट चिकर के मीडिया के साथियों को दिखाया, प्रधानमंत्री का डिग्री का आज तक पता चला। पुलवामा घटना इतना शहीद कर दिए, सेना को शहीद कर दिए। पुलवामा के बाद 300 किलो 300 हमारे सुपौल में जो है यूनिवर्सिटी का जो है लेट क्यों हो रहा है? विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रहा है। अभी जो है देखिए, अभी बिहार सरकार या केंद्र सरकार में ये डबल इंजन की सरकार है, सारा विकास चौपट हो रहा है। अभी जो है दलित जो इतना है पिछड़ा हुआ है, दलितों के साथ अन्याय होता है। कहीं देखिए जीतन राम मांझी को कह रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, हमरे मूर्खता से इसको हम मुख्यमंत्री बनाइए। आज मुख्यमंत्री उन्हीं को गोद में जाकर के बैठ गया, जीतन राम मांझी ने उसको बैठाया वहाँ पर। अभी जो है अभी हमारी बहन सब बोल रही थी कि मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़ी हिफाजत है महिलाएं की। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर का क्या समस्या था कि महिलाओं को बेनंगन करके बीच रोड पर घुमाया जा रहा था, उसको याद करने की जरूरत है हमारी बहनों को। छोटा जवाब। हमको तो बड़ी पीड़ा हो रही है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की ओर जब देखते हैं आज, तो बड़ी पीड़ा होती है। जो उनके सहयोगी कह रहे थे कि मानसिक रूप से उनका खराब हो गया है और उन्हीं के साथ बैठकर आज प्रधानमंत्री भी अपने मन साझा करने उनको नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम दया आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री पर। भगवान अब भी उनको सद्बुद्धि दे। ये अंगारे पर खड़ा हुआ बिहार है, बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है, कब विस्फोट करेगा इसका कोई ठीक नहीं है। ये है नीतीश कुमार का ये कारनामा है, ये रवैया है जो अति पिछड़ा के घोर विरोधी व्यक्ति है। 2005 के बाद आज तक बिहार में कोई भी सांप्रदायिक दंगा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सामाजिक रूप से वो नहीं हुआ है। वो हुआ है तो उससे पहले या तो कांग्रेस की सरकार हो या फिर आरजेडी की सरकार हो। रही सवाल
कुछ हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे चाचा जी हैं बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का स्थिति लास्ट पोजीशन पे है, जब न तब प्राण छूटने की पोजीशन में है। बिहार में छूट गया, यूपी में छूट गया, देश के समाप्त होने के कगार पे है। कोई बचाने वाला इस कांग्रेस पार्टी को अब नहीं है। इसको कोई वॉशिंग मशीन में घुसाइएगा, ये साफ होने वाला दाग नहीं है। पूरा का पूरा शरीर गंदा हो चुका है। सुपौल में मुद्दों का शोर है और ये फहरिस्त काफी लंबी है और यही जीते जागते लोकतंत्र की निशानी है। हम अगले दिन किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।